हे गाइस, आई एम नितिन कुमार सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है द हिंदू के, उसे डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। आइए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में आईबी मिनिस्ट्री ने वार्न किया है ओटीटी प्लेटफॉर्म को, या फिर आप बोल सकते हो कि नोटिस जारी किया है इन लोगों को कि जो ऑब्सीन कंटेंट है इसके रिगार्डिंग। मतलब कि जो आप कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो वहाँ पे कई सारी जगहों पे देखते हो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा होता है हीरो, या फिर इसको प्रमोट कर रहा होता है, या फिर स्ट्रॉन्ग लैंग्वेजेस का यूज़ कर रहा होता है, जो कि आज के डेट में हर आप प्लेटफॉर्म पे देखें, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे ऐसा काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे होते हैं इन चीज़ों को लेके। तो इसके रिगार्डिंग उन्होंने नोटिस जारी किया है। अब इसकी जारी करने के रीज़न क्या है, ये देखिए। ईयर बाय ईयर ये 21 है, ये आपका 22, 23 तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म है, या फिर जो फ्री प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इन पे लोगों का ग्रोथ कितनी तेज़ी से हो रहा है। आज की डेट में लगभग 481.1 मिलियन लोगों ने ऑडियंस है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के। उसमें से जो सब्सक्रिप्शन लिए हुए 36.4 मिलियन लोग, मतलब कि कम से कम किसी एक प्लेटफॉर्म, जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ओटीटी के, जैसे अमेजॉन प्राइम है आपके पास, ठीक है, नेटफ्लिक्स है, डिज्नी हॉटस्टार है, इन सब में से किसी एक प्लेटफॉर्म पे भी उन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है इन प्लेटफॉर्म पे, मतलब कि पैसे दे करके सब्सक्रिप्शन ले रखा है। आज की डेट में अगर 100 लोग बैठे हुए हैं कहीं एक जगह, तो आप इजीली बोल सकते हो कि उसमें से 28 लोग हैं जो कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेके बैठे हुए हैं। तो इतने बड़े ऑडियंस है, तो इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत होती है टाइम टू टाइम। इससे रिगार्डिंग कई सारे लॉज लेके आया है गवर्नमेंट। और इस नोटिस में पहले देख लेते हैं बात क्या किया है। एज बेस्ड सर्टिफिकेशन की बात की जा रही है, मतलब कि जो भी आपके ओ टी टी प्लेटफॉर्म पे कंटेंट है उसे एज बेस क्लासीफाई करो। दूसरा है एज गेटिंग। एज गेटिंग का मतलब होता है कि रिस्ट्रिक्शन लगा दो कि आप जो बच्चा कौन सा देख सकते हैं, बच्चे लोगों के लिए कौन सा है, अडल्ट के लिए कौन सा है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप देखोगे कि म्यूचुअल कंटेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं। गेमिंग है जिसमें गैम्बलिंग को प्रमोट किया जा रहा है, या फिर न्यूडिटी को प्रमोट किया जा रहा है। तो इन सबको रोका जा सके एज गेटिंग के थ्रू। फिर बात किया जाता है कि जो प्रोहिबिट करे ऐसे कंटेंट को जिसमें ऑब्सीन हो, वल्गर हो, या फिर प्रोनोग्राफी को प्रमोट किया जा रहा हो। इससे रिगार्डिंग कौन कौन से रूल्स को ओटीटी प्लेटफॉर्म फॉलो कर सकते हैं। आईटी रूल 2021 है, पॉस्को एक्ट है, आईटी एक्ट है, भारतीय न्याय संहिता है। इन सबको ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट ने भी कई बार बोला है कि देखो, कई सारे ऐसे कंटेंट ये लोग बनाते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले कि लोगों का सेंटिमेंट हर्ट हो जाता है। तो उस वीडियो के पास आप एक काम कर सकते हो, जैसे कई सारे बार देखा होगा वहाँ पे रिपोर्ट करने का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो हाईकोर्ट बोलता है कि 3 टियर सिस्टम आप प्रोवाइड करें लोगों को। पहला तो ये हो कि वहीं पे आप उस वीडियो को रिपोर्ट कर दे रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं सुना जा रहा है, तब सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी फॉर्म करे। ये कौन फॉर्म करेगा? ये वो प्लेटफॉर्म करेगा, मतलब कि नेटफ्लिक्स का ही ये बॉडी होगा जहाँ पे लोग, जब पहली बार नहीं सुना गया तो दूसरी बार यहाँ जाए। फिर फिर आखिरी में थर्ड बात किया जाता है कि इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी बनाया जाए। ये यूनियन गवर्नमेंट देखेगा कि अगर आपका पहली बार में नहीं सुना गया, दूसरी बार में नहीं सुना गया, तो आप इंटर गवर्नमेंटल कमेटी के पास आए, यहाँ पे आपकी बात सुनी जाएगी। जैसे कि कई बार हुआ है कि जैसे तांडव आया था, या फिर आश्रम, ठीक है। ये ऐसे ऐसे ओ टी टी पे ऐसे ऐसे सीरियल्स आए थे जिनके ऊपर काफ़ी सारे कंप्लेन किए गए, बट कोई सुन नहीं रहा था। रीज़न क्या था कि आश्रम में किसी का सेंटिमेंट हर्ट हो रहा था, या फिर तांडव में क्या हो रहा था कि इसके नाम से रिलेटेड लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो इसके लिए ये बताया गया था हाईकोर्ट द्वारा। तो ये बेसिक सा आर्टिकल था। चलिए नेक्स्ट पे। ये आर्टिकल बेसिकली महाकुंभ और गंगा वाटर से रिलेटेड है, और जो पोल्यूशन उस वहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है आज के डेट में। जीएस पेपर 3 से इसे कनेक्ट कर सकते हो। हाल ही में महाकुंभ आप देख रहे हो, 45 करोड़ लोगों से भी ज़्यादा विजिट कर चुके हैं इस महाकुंभ में। इसमें क्या हुआ है कि हाल ही में ये देखा गया है, सपोज करो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, कोई बीमारी उमारी है, उसके आसपास कोई नहा रहा है, तो उसके ऊपर इम्पैक्ट तो पड़ ही सकता है, ठीक है। जब वाटर का क्वालिटी लेवल है जब डिक्रीज हो जाए, पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज हो जाए। तो हाल ही में जो वहाँ पे जो वाटर क्वालिटी मॉनिटर कर रहे हैं, सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसने एक रिपोर्ट सबमिट की है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को।
उसमें ये बताया गया है कि कई दिन, जैसे कि मकर संक्रांति के दिन क्या होता है, जो फिकल कॉलीफॉर्म लेवल है वो इंक्रीज होके 11,000 यूनिट तक पहुंच जाता है, जो कि 4 टाइम्स ज़्यादा है नॉर्मल यूनिट से, जो कि 2500 के अराउंड होता है। और कई बार तो ये 33,000 यूनिट तक भी चला गया है। तो इस समय गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को, और रोक देना चाहिए कि वाटर का जो लेवल है वो फिट नहीं है बात करने के लिए। या फिर कई लोग जब होली डिप ले रहे होते हैं तो उस वाटर को कंज्यूम भी करते हैं, इस टाइम ये चीज़ सही नहीं होता है। और कई बार ऐसा भी रहा है, जैसे कि फ्रेश वाटर जब गंगा में आती है तो ये जो यूनिट है फिकल का, ये 200 से 780 यूनिट तक चला जाता है, जो कि काफ़ी फिट है नहाने के लिए और ड्रिंक करने के लिए। तो यहाँ पे ये आर्टिकल बेसिकली यही बोल रहा है कि देखिए, रिलीजियन को आप साथ में रखिए, प्लस साइंस को भी इग्नोर ना करें। जब वाटर का जो क्वालिटी है बहुत ख़राब हो जाए तो उस समय गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेना चाहिए। आइए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं। ये आर्टिकल प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिसिंग ट्राइब, जनरली आपको ये असम और अरुणाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा। ये तिब्बतो बर्मन ओरिजिन के होते हैं। हाल ही में इन लोगों ने अली ए लिगांग फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया, जहाँ पे अली का मतलब होता है रूट्स या फिर सीड्स, एई का मतलब होता है फ्रूट्स, और लिगांग का मतलब होता है सोइंग। तो इसके बाद, इस फेस्टिवल के बाद से ये लोग कल्टीवेशन स्टार्ट कर देते हैं। ये हर फेब या फिर मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है। जो भी फर्स्ट वेनेसडे होता है फागुन का, उसमें सेलिब्रेट किया जाता है, जो भी इनके असमी कैलेंडर होता है उसके अकॉर्डिंग। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। इनको एसटी कैटेगरी का स्टेटस प्रोवाइडेड है। ये जनरली आपको जो भी रिवर वाले एरियाज होते हैं या फिर फ्लड प्रोन एरियाज होते हैं, वहाँ पे ये ट्राइब्स आपको देखने के लिए मिलेगा। जनरली ये लोग फिशिंग करते हैं या फिर राइस, वेट राइस कल्टीवेशन करते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन था, आपको याद रखना है कि मिसिंग ट्राइब क्या है, ये फेस्टिवल किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, आइए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। ये साइंस एंड टेक के पेज में ये आर्टिकल आया था, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। ये डिस्कस कर रहा है कि किसी फैमिली में किसी को कैंसर होता है तो उसका इम्पैक्ट उस घर के बच्चों के ऊपर क्या पड़ता है, उसके बारे में डिटेल मैनर में यहाँ पे एनालाइज किया गया है। इसे आप जीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला इम्पैक्ट तो उसके एजुकेशन पे पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब स्कूल जाने के लिए उसको पैसे चाहिए, फीस पे करने के लिए पैसे चाहिए। तो क्या होता है कि वो बच्चे पे नहीं कर पाते हैं तो वो स्कूल से ड्रॉप आउट ले लेते हैं। और साथ ही साथ लो इनकम फैमिलीज होती है, तो ये लोग क्या करते हैं कि ये बच्चे जो लोग होते हैं स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिए हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट वर्क करने लगते हैं। मतलब कि किसी के घर पे जाके काम करना, या फिर कोई ठेला लगाने वाला काम, ये सब काम करना स्टार्ट कर देते हैं। एडिटोरियल में एग्जाम्पल भी दिया जाता है श्रीदेवी का, ये हैदराबाद से है। इसके घर में इसके फादर को जब कैंसर होता है तो ये अपना स्कूल से ड्रॉप आउट ले लेती है और मल्टीपल जॉब्स करने लगती है। और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? एक तो ऑब्वियस ही बात है, उसका जो पढ़ाई में है परफॉर्मेंस गिर जाता है। दूसरा, मेंटल वेलबींग पे भी असर पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, फिजिकल हेल्थ पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, और मेंटल स्ट्रेस जो वो फेस कर रही है उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। अब इसका लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस क्या होगा उस बच्चे पे? पहला तो, वो अब ये जो लाइफ टाइम वो जो उसकी अर्निंग होगी वो कम होगी। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई पर्टिकुलर डिग्री नहीं है, ना कोई अच्छी एजुकेशन है, या फिर आप बोल सकते हो बेसिक एजुकेशन भी नहीं है जो कि उसको हेल्प कर सके एक अच्छी जॉब पाने में। इससे क्या होगा कि उसकी फैमिली इन जो भी होगी, उसकी जो इनकम होगी वो इनस्टेबल होगी। कभी वो प्रॉपर अच्छा एक फैमिली में इनकम देखने के लिए नहीं मिलेगा। करियर में अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जा रही है, ऑब्वियस सी बात है। क्योंकि आपके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं है तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी घट जाती है। क्योंकि कहीं पर भी आप अप्लाई करने जाते हो तो सबसे पहले यही पूछा जाता है ना, आपका क्वालिफिकेशन क्या है। और ये एक लाइफ टाइम साइकिल में फंस जाएगी पॉवर्टी के। अब फाइनेंशियल बर्डन देख लेते हैं। अब देखो, जब किसी के फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आती है, कैंसर हो या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसको लीव लेना पड़ता है बार बार अपने ऑफिस से। तो क्या होता है, कई बार उसे अपना जॉब भी से निकाल दिया जाता है। दूसरी तरफ उसका जॉब तो खत्म हो ही गया है, बट उसके जो खर्चे हैं वो इंक्रीज हो चुके हैं। क्यों? मेडिकल खर्चे हैं, और डेली जो खर्चे हो रहे थे घर पे वो भी पैसे चाहिए होगा। और जब ये किसी को कैंसर होता है तो उसको स्पेशल डाइट की ज़रूरत होती है, वो खर्चे। अब डेली बेसिस पे या फिर मंथली बेसिस पे आपको हॉस्पिटल जाना है, ट्रैवलिंग के खर्चे अलग है। फिर आपको एक्सटर्नल किसी की हेल्प चाहिए होती है। मतलब कि फैमिली मेम्बर्स तो है, बट आपको एक्सटर्नल एक्सटर्नल भी हेल्प चाहिए कि जो 24/7 उस पेशेंट का केयर करे। उसके लिए आपको अलग से हायरिंग करनी पड़ती है। अब बात करते हैं मेंटल स्ट्रेस के बारे में। देखो, फिजिकल स्ट्रेस तो हो ही रहा है, फिजिकल हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट तो पड़ ही रहा है। इमोशनल वेलबींग पे भी असर पड़ता है। कई बार एंग्जाइटी, डिप्रेशन और पीटीएसडी
पीटीएसडी का मतलब होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये होता है क्या, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यूएसए से लोग आर्मी भेजी वियतनाम में, ठीक है। तो वियतनाम में काफ़ी टाइम तक वो आर्मी पर्सन ने अपनी सर्विस प्रोवाइड किया, वापस वो यूएसए आ जाता है और अपनी फैमिली के साथ मिल जाता है। बट उसने जो चीज़ फेस किया है वियतनाम में, वो जो स्ट्रेस को वहाँ पे फेस किया, जो डिप्रेशन को फेस किया, वो उसके साथ रह गया है। तो ये चीज़ें उसके आने वाले फ्यूचर पे भी इम्पैक्ट डालती है। तो अब क्या करें? तो इसके लिए क्या करते हैं ये लोग, साइकोलॉजिकल काउंसलर के पास जाते हैं। बट काउंसलिंग के लिए भी तो आपको, या फिर थेरेपी के लिए भी तो आपको पैसे चाहिए होगा, क्योंकि काउंसलर भी तो भाई फ्री में तो कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा। इसलिए लोग जाते नहीं हैं इन लोगों के पास। और गवर्नमेंट क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है आज के डेट में? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन धन जन आरोग्य योजना प्रोवाइड कर रही है। इसके अंतर्गत वो कुछ अमाउंट प्रोवाइड करती है, बट ये डायरेक्ट कॉस्ट को कवर कर रही है, इनडायरेक्ट कॉस्ट को कवर नहीं कर रही है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि उसका इनकम का लॉस हुआ, ट्रैवलिंग और केयर गिविंग को जो खर्चे दे रहा है, उसके खर्चे ये इंक्लूड नहीं करता है। और साथ ही साथ आप, क्या होता है कि आप लोग इंश्योरेंस ले लेते हैं, ठीक है, इंश्योरेंस प्लान ले लिए। तो इंश्योरेंस प्लान आज के डेट में कई सारे कैंसर्स को कवर करता है, ब्रेस्ट हो गया, लंग हो गया और लीवर कैंसर्स को तो कवर करता है। बट कई बार क्या होता है कि आप जब जाते हो उनके पास कि भाई हमें अपना इंश्योरेंस को क्लेम करना है, तो वो लोग कई सारे चीज़ें बोलते हैं, जैसे कि यार आपका 2 साल कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। कई सारे आप इंश्योरेंस देखे होंगे कि मेजर प्रॉब्लम्स को, जैसे कैंसर हो या फिर लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, वो लोग मिनिमम मानते हैं कि 2 साल का तो होना चाहिए, कि 2 साल से आप लगातार हमारा इंश्योरेंस कवर को लेके रखे हुए हैं। अगर 2 साल के अंदर हुआ तो हम आपको इंश्योरेंस कवर नहीं देंगे। ऐसे प्रॉब्लम्स भी लोग फेस करते हैं। और कई बार इसके जो प्रीमियम्स होते हैं, जो इंश्योरेंस के जो आप पैसे देते हो, ये काफ़ी हाई होता है, जिसके कारण जो लो इनकम फैमिलीज होती है वो इसको कभी लेती ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं ट्रैवलिंग रिलेटेड। तो काफ़ी सारे जो इंडियन रेलवेज है या फिर एयर इंडिया है, ये दोनों ऑफर डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं कि जो कैंसर है या फिर उसको केयर गिवर है, इनको कुछ डिस्काउंट देते हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, ये हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, ये मंथली पेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं जिनके फैमिली में किसी पर्सन को कैंसर हो। कई सारी स्टेट गवर्नमेंट है जो कि फ्री बस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कैंसर पेशेंट्स को। अब वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है इसमें। जैसे कि पहला वे फॉरवर्ड में बताते हैं कि गवर्नमेंट को, जैसे कि अभी मैंने बात किया मंथली पेंशन वाली स्कीम है, इसे लागू करना चाहिए। दूसरा है एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन, ऐसा कोई कानून लेके आया जाए कि कोई इस चीज़ को फेस कर रहा है तो उनको थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जा सके। स्कॉलरशिप, जो बच्चे हैं जो ड्रॉप आउट ले रहे हैं उन लोगों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करो कि आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, फीस पे करने की जरूरत नहीं है, फ्री बुक्स हम लोग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। इस तरीके के स्कीम्स गवर्नमेंट को लेके आना चाहिए। फ्लेक्सिबल स्कूलिंग ऑप्शंस प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे ऑनलाइन क्लासेस आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, इवनिंग क्लासेस हो गया, पार्ट टाइम लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए इनको। अब न्यूट्रिशन प्रोग्राम भी लॉन्च करना चाहिए, जैसे मिड डे मील। इसमें क्या होता है कि बच्चा स्कूल नहीं भी जाना चाहेगा, उसको पता है कि फ्री में खाना मिलेगा, तो वो स्कूल जाता है। तो इधर क्या होगा कि उसको पता है कि घर पे उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो स्कूल में जाएगा तो उसको प्रॉपर मील मिल सकेगा। और आखिरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट, काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए स्कूल में या फिर कम्युनिटीज़ में, जहाँ पर बच्चे लोग जो प्रॉब्लम्स है, जो फिजिकल तो पता चल जाते हैं, जो मेंटली स्ट्रेस है, इस प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पे जाके फ्री जो भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो इस फैसिलिटी को एक्वायर कर सके। काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, इससे मीन्स में लिखने के लिए आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा।